बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसे हम लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंट का फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने प्रिपेयर करना सीखा और क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क में करने के लिए दिया था। क्वेश्चन 3 बच्चों वो किया था और इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ए से लेके ई तक ये अदर इंफॉर्मेशन या फर्दर इंफॉर्मेशन के मैंने आपको एंट्रीज बताई थी और इनका इम्पैक्ट जो होगा वो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पर क्या पड़ेगा ये आप लोगों ने सीखना था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करें ये वाला। अच्छा जी बच्चों, ये क्वेश्चन देखते हैं जनाब। देखें, फॉर्मेट की तो बनाने के में टेंशन नहीं है, आई कैप में तो फॉर्मेट बना बनाया आएगा। हमने इन सारी चीज़ों को उठाकर बस उस फॉर्मेट में पेस्ट कर देनी है। एग्री करते हो मेरी बात से? अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फॉर्मेट को पेस्ट करते हैं चीज़ों को। जो ट्रायल बैलेंस वाली आइटम होंगी उनका सिंगल इम्पैक्ट होगा और जो हमारे पास अदर एडजस्टमेंट होगी, फाइनल अकाउंट वाली एडजस्टमेंट होगी, उनका ड्यूल इम्पैक्ट होगा। यहाँ तो कोई परेशानी बच्चों? यहाँ तो कोई परेशानी नहीं? ठीक है, आज हम चीज़ों को जल्दी जल्दी प्लग इन करते हैं। डन? अच्छा जी, ये हमारे पास फॉर्मेट आ गया। ये फॉर्मेट आ गया। ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे? हम ये डिटेल वाला फॉर्मेट यूज करेंगे और बस सब कुछ यहाँ पे लिखते रहेंगे। गॉट इट? अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन में हमारे पास सेल आ गई, परचेज, वेजेस, रेंट, हीट, इन्वेंट्री। देखो बच्चों, इन्वेंट्री कौन सी है? ये 1 जनवरी 2013 वाली। याद है जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 में इन्वेंट्री वाले चैप्टर में जब मैंने आपको जनरल एंट्रीज पढ़ाई थी, उस जनरल एंट्रीज में हमारे पास परपेचुअल की एंट्रीज थी और पीरियोडिक की एंट्रीज थी। ऐसे ही है? अच्छा, क्या परपेचुअल में हम डबल एंट्री करते थे? नहीं करते थे। वेल डन, नहीं करते थे। परपेचुअल का तो क्लोजिंग बैलेंस हम निकालते थे, वो तो इन्वेंट्री लेजर कार्ड में क्लोजिंग और वही क्लोजिंग ओपनिंग, यानी कि परपेचुअल में क्लोजिंग इन्वेंट्री की एंट्री नहीं है और ओपनिंग इन्वेंट्री की भी एंट्री नहीं है। कहते तो ज़ियारत करवा देता हूँ, करवा दूं ज़ियारत? और पीरियोडिक में एंट्री हुआ करती थी, ज़ियारत करवा देता हूँ। अच्छा ये देख लें, अकाउंटिंग एंट्रीज है परपेचुअल, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री। भाई यहाँ पर हमने कोई एंट्री नहीं की, परपेचुअल के क्लोजिंग एंट्री में कोई नहीं की। ठीक है, लेकिन पीरियोडिक सिस्टम में हमने क्या किया? इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किया, इन्वेंट्री डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, क्योंकि इन्वेंट्री वहाँ पर क्लोजिंग में बच जाती है और ओपनिंग में वही बची जो इन्वेंट्री होती है अगले साल ट्रांसफर हो जाती है। तो देखें, ओपनिंग इन्वेंट्री की हम एंट्री करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। और देखें परपेचुअल में ना क्लोजिंग की एंट्री की ना हमने ओपनिंग की इन्वेंट्री की। बात समझ आइए? अब आ जाए हमारे फाइनल अकाउंट वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे ये जो इन्वेंट्री आ रही है, कह सकता हूँ ये ओपनिंग इन्वेंट्री आ रही है। जी सर। और यहाँ पर हमने कहा था जो ओपनिंग इन्वेंट्री होती है पीरियोडिक सिस्टम में ओपनिंग और क्लोजिंग की दोनों एंट्री हो रही होती है। तो कह सकता हूँ हमारे पास ये जो ट्रायल बैलेंस बना हुआ ये पीरियोडिक सिस्टम के अकॉर्डिंग बना हुआ, कह सकता हूँ? जी सर। क्योंकि अगर ये परपेचुअल के अकॉर्डिंग बना होता तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री ट्रायल में नज़र ना आ रही होती, क्योंकि परपेचुअल में तो ओपनिंग की तो एंट्री नहीं होती। अगर ओपनिंग की एंट्री नहीं होती तो ट्रायल में तो ओपनिंग इन्वेंट्री नज़र ना आ रही होती। अगर ट्रायल में ओपनिंग इन्वेंट्री नज़र आ रही है, इसका मतलब जो हमने इन्वेंट्री रिकॉर्ड की है वो परपेचुअल सिस्टम के अंडर रिकॉर्ड की है, पीरियोडिक सिस्टम के अंडर रिकॉर्ड की होगी। हमने पीरियोडिक सिस्टम को फॉलो किया होगा। यही बात समझ लग गई? चलें जी। अच्छा, उसके बाद ड्राइंग्स आ गई, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट और यहाँ पर इसके बाद करंट एसेट और करंट लायबिलिटी और कैपिटल आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब चीज़ों को क्या करना है? हमने सिर्फ प्लग इन करना है। ठीक है, सेल आ जाए। भाई सेल कितनी है बच्चों? सेल कितनी है हमारे पास? 428। तो सेल में लिख देते हैं 428। ठीक है जी। अच्छा जी, तो हम ये वाला फॉर्मेट यूज कर लेते हैं। तो भाई सेल आ गई हमारे पास 428
8 की। आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमने सारा पढ़ा पर सेल रिटर्न हमें कोई नजर नहीं आई। अब क्या हमारे पास रह गया बच्चों, कॉस्ट ऑफ सेल। अब हम कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल में क्या आ जाएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी और फिर परचेजेस आ जाएंगी, ठीक है जी, और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और इसके अलावा कोई सेल रिटर्न वगैरह होगा तो उसको भी हम देख लेंगे, परचेज रिटर्न वगैरह कोई कैरेज इनवर्ड होगा उसको भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सेल में क्या आ जाएगा, हमारे पास जो नजर आ रहा है वो क्या आ गई, परचेजेस आ गई, और यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री भी आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर देंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री लिख देंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है हमारे पास, 15,000 की, ठीक है जी। तो कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई 15,000 की। इन सबको जरा उड़ा देते हैं जरा, ठीक है जी। अब इनमें जो होगा वो लिखते रहेंगे, जो नहीं होगा उनको नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा टन। अच्छा भाई, उसके बाद हमारे पास परचेजेस कितनी है, 30400। तो यहाँ पर आ जाएगा परचेजेस 304,400। इसके अलावा बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इसके अलावा कोई कैरेज इनवर्ड है नहीं है। अच्छा, फिर वेजेस एंड सैलरीज को कहाँ लिखेंगे, वेल डन। और अगर खाली वर्ड वेजेस लिखा होता तो फिर हम कॉस्ट ऑफ सेल में लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या करेंगे, माइनस करते हैं। और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमेशा कहाँ से मिला करेगी आपको भाई, अदर इंफॉर्मेशन में, फर्दर इंफॉर्मेशन में मिला करेगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री में वो कितनी है, 16,500। तो क्या किया, बाकी कुछ भी नहीं है मेरे पास, क्लोजिंग है तो माइनस कर दिया 16,500, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो, 16,500 माइनस करो। अच्छा, चेक कर लें कोई और चीज तो नहीं रहेगी हमारे पास, नहीं है, ठीक है जी। आंसर बताओ कितना आता है कॉस्ट ऑफ सेल का, इन दोनों को ऐड करो, 3,02,900। अच्छा जी, $3,02,900 ये कॉस्ट ऑफ सेल है सर, ये माइनस हो जाएगा। सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करें, जीपी आ जाएगा। जीपी बताएं कितना आता है हमारे पास, 1,25,100। एक मिनट, 1,25,100 ये मेरे पास बच्चों क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास क्या रह गया, एक्सपेंसेस रह गया। अच्छा, अब एक्सपेंसेस में क्या हुआ हुआ, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, ठीक है जी। अच्छा, अगर तो ये आई कैप ने क्या किया, इस तरह की हेडिंग्स बनाई होंगी, तो मैं क्या करूंगा, हर एक एक्सपेंस को उसकी जगह पर जाके लिखूंगा। अगर तो मेन जैसे कि सेलिंग एक्सपेंस की हेडिंग नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस की नहीं, रैंडम एक्सपेंस आ रहा है, तो फिर रैंडम लिख लेंगे हम सारे के सारे, ठीक है जी। अच्छा, अब 1 बाय 1 बच्चों एक्सपेंसेस पे आ जाओ। अब एक्सपेंसेस को 1 बाय 1 ढूंढते हैं। सेल लिख लिया, परचेज भाई, सबसे पहले एक्सपेंस कौन सा आ गया, वेजेस एंड सैलरीज, कितना आ गया 64,000। ये कहाँ जाएगा, एडमिन में जाएगा। ये किधर गया, एडमिन, वेजेस एंड सैलरी कहीं पे लिखा होगा। ये सैलरीज एंड वेजेस कितनी आ गई, 64,000 आ गई। खैर मैंने जो फॉर्मेट बनाया उसमें एंड में आ रहा, वरना आप स्टार्टिंग में लिखते हैं। संभाल लेंगे इसको कि मैं ये एंड में क्यों लिखा, क्योंकि मेरे फॉर्मेट में एंड में पड़ा हुआ है 64,000 आ गई जनाब। इसके बाद कौन सा भाई आएगा, इसके बाद कौन आएगा, रेंट आ गया, रेंट आ गया। तो रेंट में कितना आ जाएगा, 14,000 आ गया। रेंट कितना आ गया, 14,000, ठीक है। तो मैंने रेंट में लिख दिया 14,000। तो रेंट हमारे पास कहाँ आ रहा है, एडमिन में आ जाएगा, ठीक है। और रेंट हमने नहीं लिखा हुआ, तो रेंट यहाँ पे लिख लेते हैं किसी को कम करके, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रेंट, चलो कोई नहीं, ऐड कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, चीज़ें हमारे काबू में ही हैं। रेंट कितना आ गया बच्चों, 14,000 हमारा रेंट आ गया। अच्छा जी, अब नीचे एडजस्टमेंट पढ़ लें। अब एडजस्टमेंट पढ़ लें और देखें एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड हमने करनी है। वहां पर आपको मैं ट्रिक बताता हूं, देखें 4,000 इज ओड फॉर हीटिंग लाइटिंग। अब हीटिंग लाइटिंग में पेबल आ रहा है, अब ऊपर जाओ, हीटिंग लाइटिंग कहां पर आ रहा है,
चेक कर लो जरा, हीटिंग लाइटिंग आ रहा है। अब यहाँ पे लिख लो ए, यानी कि जब मैं हीटिंग लाइटिंग पे आऊंगा तो मैं ए वाले पॉइंट को लाजमी पढ़ूंगा, ठीक है। अच्छा, फिर बी पर मैंने क्या किया हुआ, 700 हैज बीन प्री पेड फॉर रेंट। तो रेंट की एडजस्टमेंट है, तो रेंट की एडजस्टमेंट में क्या कर दूंगा, लिख दूंगा यहाँ पे बी, ठीक है, यानी कि इसकी फर्दर एडजस्टमेंट में फर्दर बात है, अधूरी बात है ये। सी में क्या है भाई, बैड डेट और प्रोविजन है, तो बैड डेट में और प्रोविजन में हमें क्या कर लूंगा, पॉइंट नंबर सी लिख लूंगा भाई। बैड डेट की तरह मेरे पास ये आ गया, अलाउंस आ गया, यहाँ पे लिख लिया मैंने सी। अच्छा, डेप्रिसिएशन जो है वो मेरे पास डी में आ जाएगी, और डेप्रिसिएशन का ताल्लुक क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन से, तो यहाँ पर आ जाएगा डी। और इन्वेंट्री और ऑलरेडी वो हमने एडजस्ट कर लिया हुआ है किसमें, कॉस्ट ऑफ सेल में। ये बात समझ लगती है बच्चों? अच्छा जी, अब रेंट में आ जाए जाना। रेंट हमारे पास कितना था बच्चों, रेंट हमारे पास कितना है 14,000, और 14,000 साथ हमने बी लिखा हुआ है। अब बी वाली रिक्वायरमेंट पर आ जाए, अब बी वाली एडजस्टमेंट। अब हमने क्या करना है, ट्रायल बैलेंस में जाके हमने इनकम स्टेटमेंट में ये रेंट 14,000 तो लिख लिया, लेकिन मुझे पता है यहाँ पे टोटल 15,000 नहीं आएगा, 14,000 नहीं आएगा, क्योंकि अभी इसमें कुछ एडजस्टमेंट होना बाकी है। तो हमने क्या किया, रेंट का पॉइंट नंबर बी था, तो पॉइंट नंबर बी पड़ा 700 रेंट हैज बीन प्रीपेड। भाई 700 का प्रीपेड रेंट है, अगर ये प्रीपेड रेंट है तो कल इसकी एंट्री हमने क्या की थी, प्रीपेड रेंट डेबिट 700 का और कैश क्रेडिट 700 से। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि क्या ये मेरा एक्सपेंस है, ये जो एक्सपेंस है, ये जो मेरा एक्सपेंस है 700 का प्रीपेड रेंट वाला, ये हमने तो एडवांस में ही रेंट कर लिया, पे कर दिया, ऐसे है। अच्छा, इसका मतलब अब हमारे इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा, इनकम स्टेटमेंट में शुरू में आप अकाउंट का सहारा लेंगे, जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो फिर आप डायरेक्ट प्लस माइनस के साथ भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन शुरू में हम क्या करेंगे, अकाउंट बनाएंगे। बात समझ आ रही है? मुझे ये बताएं, ये मैं इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ, मुझे बताएं यहाँ पे रेंट में क्या कौन सी चीज आएगी अकाउंट की। इनकम स्टेटमेंट में जो ट्रांसफर होगा यहाँ पे मैं वो लिखूंगा ना, यहाँ पे वो अमाउंट लिखूंगा जो इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर होगी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, रेंट का एक छोटा सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो रेंट की एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर बी। आए जरा, एडजस्टमेंट नंबर बी का अगर मैं अकाउंट बनाऊं, ये शुरू में अपने क्या बनाने हैं, अकाउंट बनाने हैं हर एक के, वरना आप समझ नहीं पाएंगे। प्रीपेड रेंट, भाई प्रीपेड रेंट एसेट होता है लायबिलिटी होती है? एसेट होता है, तो बी डी इधर आ जाएगा और सी डी इधर आ जाएगा, ऐसी है। अच्छा, कैश पेड किधर आएगा, डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे? कैश पेड। भाई ये एंट्री होती है ना, प्रीपेड रेंट डेबिट कैश क्रेडिट, तो डेबिट साइड पर आ जाएगा कैश पेड, और बैलेंसिंग यहाँ पे क्या आएगा, ये इनकम स्टेटमेंट आइटम जाएगी। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, अब यहां पर आ जाए जरा, ट्रायल बैलेंस में रेंट कितना आ रहा है, ट्रायल बैलेंस में रेंट कितना आ रहा है 14,000 का, ऐसे है? एग्री करते हो मेरी बात से? ट्रायल बैलेंस में। और याद रखिएगा, ये सारी के सारी अदर इंफॉर्मेशन का कब पता चलता है हमें, ड्यूरिंग द ईयर में या एंड ऑफ ईयर में? भाई अगर साल के दौरान पता चलता तो ये ट्रायल बैलेंस में आ चुका होता, यानी कि सारी ये तो वो आइटम्स हैं जो कि शाम होने के बाद जब हमने ट्रायल बैलेंस सारा बना गुनू लिया, उसके बाद चलो ओहो यार अभी रह गया, तो कह सकता हूं ये तो शाम, मान लो कि 5 बजे हमने बना ली, तो 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद वाली एंट्रीज है जो कि रात को हमें पता चली, लेट नाइट एंट्रीज का पता चला हमें। बस समझ आ रही है? तो ये सारी की सारी जो एडजस्टमेंट है भाई कब हुई है, ईयर एंड पर हुई है। साल खत्म होने लगा फिर इन सारी एंट्रीज का पता चला, तो कह सकता हूं ये क्लोजिंग प्रीपेड होगा, फिर कह सकता हूं मैं। अच्छा, मुझे बताएं ये जो ट्रायल बैलेंस में 14,000 लिखा हुआ है, ये 14,000 क्या है, क्या ये इनकम स्टेटमेंट में है, क्या ये कैश पेड है?
ये बात मैंने आपको बताई थी अक्रूवल एंड प्रीपेड में। ये कौन है? इनकम स्टेटमेंट है, कैश पेड है? वेल डन, ये कैश पेड है, इनकम स्टेटमेंट नहीं है। बात समझ आई? तो भाई ये 14,000 कहाँ लिखूंगा मैं? कैश पेड में लिखूंगा। एग्री करते हो? अच्छा, और भाई क्लोजिंग प्रीपेड कितना है? ये क्लोजिंग प्रीपेड 700 है ना यार? क्या ख्याल है? ये उसने बताया हुआ है 700 हैज बीन प्रीपेड। कह सकता हूं यू आर क्लोजिंग प्रीपेड, यू आर क्लोजिंग प्रीपेड। अगर ये क्लोजिंग प्रीपेड है तो बच्चों क्लोजिंग प्रीपेड यहां पर आएगा 700। तो बताओ बैलेंसिंग इनकम स्टेटमेंट में कितना जाएगा? 14,000। 14,000 में से 700 क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। तो कितना जाएगा? 13,300। ये इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर होगा। तो भाई इनकम स्टेटमेंट 13,300 लिखूंगा। लो जी मैंने लिख दिया। 13,000 यहाँ पे आ जाएगा 13,300। अगर मैं सिंपल ये करता कि 14,000 में से 700 माइनस करता, क्या आपको इसकी समय लगती? मेरे ख्याल में नहीं समय लगती, ना लगती, नया लगती। टी अकाउंट से बात समझना जरा आसान होगी। आप शुरू में टी अकाउंट बनाएंगे, जब आप प्रो लेवल पर हो जाएंगे फिर मैं आपको प्लस माइनस सिखाऊंगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं यार। भाई हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग कितनी है बच्चों? बोलो ना यार। 5,000 है। और आगे ए लिखा हुआ है। देखो ये ए लिखने की बरकतें हैं। मैं 14,000 15 5,000 को डायरेक्ट वहां पे नहीं लिखूंगा, बेस की एडजस्टमेंट पढ़नी है ना। तो 5,000 आ गया हीटिंग एंड लाइटिंग। तो हीटिंग एंड लाइटिंग कितना आ गया? 5,000। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने 5,000। ठीक है, अच्छा जी। अब 5,000 के बाद मैंने पॉइंट नंबर ए पढ़ा। देखते हैं पॉइंट नंबर ए में क्या वो बात कर रहा है। 400 इज ओड फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग एक्सपेंस। भाई 400 जो हैं वो हमने अभी हीट और लाइट के क्या करने हैं बच्चों? पे करने हैं, पे करने हैं। सही है, ये बात समझ लगती है। एसेट प्रीपेड हो तो माइनस होगा, और अगर पेएबल प्रीपेड हो तो वो ऐड होगा पेमेंट के अंदर। ये शुरू में अकाउंट बनाया, फिर आगे इसकी प्रो टिप बताऊंगा आपको एट द एंड। ठीक है, अच्छा। अब हमने क्या किया? ए का अकाउंट बनाया। भाई ए में अब कौन था? हीट एंड लाइट पेएबल है, और पेएबल को क्रूड भी कहते हैं। भाई बीडी किधर आएगा और सीडी किधर आएगा? अच्छा, ये हीट एंड लाइट क्या एक्सपेंस है? भाई एक्सपेंस है ना यार। भाई एक्सपेंस का कैश पेड किधर आएगा? भाई इनकम स्टेटमेंट किधर आएगी? यहां पर आ जाएगी। एग्री करते हो? हीट एंड लाइट का देखो खर्चा कितना पे किया? 5,000 पे कर दिया। 5,000 पे कर दिया। तो भाई 5,000 पे कर दिया, इधर आ गया। एग्री करते हो? 5,000 पे कर दिया, और वही कितना पेएबल है? अभी 400 पेएबल है। तो भाई 400 यहां पर आ गया। एग्री करते हो? इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट में कितना एक्सपेंस जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में 5,400 एक्सपेंस जाएगा। ये इनकम स्टेटमेंट में आ गया। बात समझ लगती? तो यहाँ पर ये आ जाएगा 500 प्लस 400, यहाँ पर आ जाएगा 5,400। इसको डायरेक्ट रीड करना सिखाऊं? डायरेक्ट रीड करना। ये देखो बच्चों, हमने हीट और लाइट का कितना खर्चा पे कर दिया? 5,000 पे कर दिया। 400 भी और पे करना है। इसका मतलब खर्चा हुआ है और इसका भी और पे करना है, तो इसका मतलब 54 टोटल खर्चा हुआ होगा। और इनकम स्टेटमेंट वो लिखते हैं जो खर्चा एक्चुअल हुआ होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री लिख चुके हैं बच्चों? ये भी हो गया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। डन बच्चों? ठीक है, इनके ऊपर ना टिक टिक लगाते रहें ताकि ये ना हम डबल लिख लें। अब हमारी कहानी ड्राइंग्स तक आ गई। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं? अच्छा जी, और कोई हमारे पास एक्सपेंस रह गया हो? अच्छा जी, भाई यहाँ पे और कोई एक्सपेंस रह गया? यहाँ पे भाई यहाँ पे तो कोई एक्सपेंस और नहीं रहता। क्या रहता है? नहीं रहता। आगे चलते हैं ना। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट है, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट है। ठीक है, अच्छा।
अब अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट पर आए तो हमारे पास सी पॉइंट आ गया। तो सी पॉइंट में इट इज डिसाइडेड दैट बैड डेट ऑफ ₹1200 शुड बी रिटर्न ऑफ। भाई 1200 बैड डेट हो गए, ठीक है, तो ये तो लिख लो 1200 बैड डेट लिख लो, बैड डेट। अच्छा जी, इसकी ऑप्शन नहीं है हमारे पास बैड डेट की, कोई बना लेते हैं ऑप्शन बना लेते हैं। बैड डेट एक्सपेंस, ठीक है जी। अच्छा जी भाई, बैड डेट एक्सपेंस कितने हैं हमारे पास भाई? 1200, ये 1200 एक्सपेंस है। अच्छा, बैड डेट एक्सपेंस कितना हो गया? 1200 हो गया, ठीक है जी। कहते हैं दैट द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट शुड बी इंक्रीज टू 4500। कहता है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट कितना इंक्रीज हो गया बच्चों? कितना हो गया भाई? 4500 हो गया, 4500 हो गया ऐसे। अच्छा भाई, हमारे ट्रायल में कितना अलाउंस आ रहा है? 4000। और कितना इंक्रीज हो गया? 4500। कह सकता हूँ 500 से और बैड डेट हो गए होंगे, 400 से 500 से और बैड डेट हो गए होंगे। ये बात समझ लगती है या नहीं लगती? लगती है। अच्छा तो देखें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कर दूंगा और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ओ नहीं सॉरी किधर गया यार, इसकी एंट्री नहीं की थी हमने, ठीक है। इसका मतलब ये क्या होगा बच्चों? 4500 की एंट्री क्या करूंगा? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। इसकी एंट्री सी की हमने नहीं लिखी तो यहां पर लिख लेते हैं। इसका मतलब बैड डेट और अलाउंस फॉर बैड डेट कितने से? 4500 से, और ये भी कितना हो गया? 4500 से। यहां तक देखें कोई बात समझ लिखती है? अच्छा, इसका टी अकाउंट बनवा दूं? क्या समझ लग रही है? फिर यहाँ इनकी एंट्री 500 से ही होनी चाहिए। जी 500 से ही करूंगा मैं। सर आपने 45 अकाउंट बनाने, अकाउंट बनाएंगे तो फिर ये वाली एंट्री करूंगा ना, अगर अकाउंट नहीं बनाऊंगा तो फिर ये वाली सिर्फ एंट्री करूंगा। अगर तो अकाउंट नहीं बनाना, डायरेक्ट करना है, तो फिर ये जो बैड डेट इंक्रीज हुआ ना, जी सर, देखो पहले 1200 का बैड डेट था ना, वो तो हमने 1200 बैड डेट एक्सपेंस में लिख लिया, ये सेपरेट चला गया। अब इसके बाद एंट्री ये सेपरेट लिख लिया, ठीक है जी। भाई पहले अलाउंस कितना था? 4000। कह सकता हूँ 4000 लोगों से पैसे लेने थे। अच्छा, क्लोजिंग में जाते जाते पता चला, शाम को पता चला भाई 4000 लोगों से पैसे नहीं लेने, 4500 पैसे लेने हैं। कह सकता हूँ 500 के फर्दर बैड डेट हो गए। तो फिर अगर सिर्फ यहाँ से एंट्री देखनी है तो फिर ये 500 बैड डेट एक्सपेंस होगा और अलाउंस भी 500 से क्या हो जाएगा हमारे पास? क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि 500 से फर्दर बैड डेट हो जाएंगे। डन? अच्छा, अकाउंट बना लें इनका अब। अच्छा, अकाउंट बनाते हैं। अब हमारे पास बैड डेट एक्सपेंस, अच्छा बैड डेट की एंट्री कौन सी है? पॉइंट नंबर सी पे, पॉइंट नंबर सी पर आ जाए। अच्छा, अब हम बच्चों हमें क्या करना है? मुझे क्या करना है? एक बैड डेट एक्सपेंस का अकाउंट बनाना पड़ेगा और किसका बनाना पड़ेगा? अलाउंस का बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सी वाला बना लेते हैं हम एक अकाउंट। बैड डेट आ गया और सामने उसका अलाउंस का अकाउंट आ गया। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, भाई बी डी इधर आ जाएगा, सी डी इधर आ जाएगा, ऐसे है। अच्छा, अब बताएं यहां पर क्या आएगा? जी बोलो यार, यहां पर क्या आएगा? और उसके बाद यहां पर क्या आएगा? दो काम करते हैं ना, या तो मैं बैड डेट एक्सपेंस को क्लोज करके उसकी अमाउंट अलाउंस में ट्रांसफर करता हूं,
या तो अलाउंस में से कैलकुलेशन करके उसको बैडेड एक्सपेंस में ट्रांसफ़र कर देता हूँ, ठीक है। तो हम नॉर्मली इस तरह किया करते थे, बैडेड एक्सपेंस में एंट्री लिखा करते थे, बैडेड एक्सपेंस में एंट्री लिखा करते थे, और ये बैडेड एक्सपेंस को यहाँ पे अलाउंस में बैड डेट एक्सपेंस ट्रांसफ़र किया करते थे, और यहाँ से हमारे पास बैलेंसिंग ये इनकम स्टेटमेंट में बैड डेट एक्सपेंस आ जाया करता था। ये ऐसे हुआ करता था। अगर आप लोगों ने एक अकाउंट को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, अगर नहीं करना, दूसरा तरीका ये, अलाउंस को क्लोज करो, उसके क्लोजिंग उठा के ले जाओ बैड डेट एक्सपेंस में, ठीक है, बैड डेट एक्सपेंस में। अब मुझे ये बताएं, दोनों कर सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अलाउंस में बैड डेट में ले जाते हैं भाई। हमारे पास क्वेश्चन में, क्वेश्चन इधर गया यार, हाँ ये क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन में बैड डेट एक्सपेंस कितने, बैड डेट, अच्छा क्वेश्चन में नहीं, क्वेश्चन यहाँ पर आ जाए। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट कितना आ रहा है, 4000 आ रहा है, 4000 आ रहा है। अच्छा ये जो 4000 होगा और नीचे दोबारा क्लोजिंग इंक्रीज हुआ, कैसे, तो फिर ये अनएडजस्टेड होगा, ये अनएडजस्टेड क्लोजिंग होगा ना। अच्छा ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। तो ये ओपनिंग नहीं है, ये नहीं है, ये अनएडजस्टेड है ना, ठीक है। तो ये सीन कुछ इस तरह से हुआ है। ये अनएडजस्टेड, भाई अनएडजस्टेड कितना था, 4000 4,000, और ये कितना तक पहुंच गया, 4500, सही है। तो भाई बैड डेट कितने हो गए, ये 500 के हो गए। तो 500 यहाँ पे क्या हो रहे हैं, क्रेडिट है, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डेबिट पे आ जाएंगे, और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट के नाम से आ जाएंगे। क्या ये बात समझ लाई? ये एंट्री हमने ये की है, ये 500 इधर आ गए, ये 500, ये हमने एंट्री ये की है कि बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट 500 से, ये वाली एंट्री ये की, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट 500 से। अच्छा ये एंट्री हमारे पास यहाँ पर आ गई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये वाला अकाउंट क्लोज हो गया, और ये हमारे पास जो क्लोजिंग प्रोविजन है ये बैलेंस शीट में चले जाएगी। और यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में बैड डेट एक्सपेंस कितना जाएगा, ये जो इनकम स्टेटमेंट में ये जो 500 है, ये 500 कहाँ चल जाएगा, इनकम स्टेटमेंट चल जाएगा। भाई वो हमने सेपरेट यहाँ पे लिख लिया ना, किधर गया, ये बैड डेट एक्सपेंस हम यहाँ पे हमने लिख लिया। अगर आपने बहुत ज़्यादा शौक लिखने का तो भाई वो 1200 इधर ही होंगे ना, फिर पेड है ना वो तो, ठीक है। तो 1200 इधर हो जाएगा और 500 ये हो जाएगा, तो दोनों को ऐड कर लें तो 1700 को ट्रांसफर कर लें, मुझे इशू नहीं है। अलग अलग करना है, कंबाइन करना है, ये 1700 हो गया, 1700 को ले जाए बैड डेट एक्सपेंस में, तो 1200 प्लस 500 कंबाइन 1700 यहाँ पे ले जाए, ये 1700 यहाँ पर आ गया होगा, ठीक है जी। तो 1700 चला जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, और 4500 कहाँ चल जाएगा, ये बैलेंस शीट में डेट, ये रिसीवेबल को कम करेगा जाके, ठीक है जी। अच्छा जी, कहाँ तक पहुंच गया, सी हो गया भाई। डी वाले पे आ जाए। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर द ईयर 10% ऑन कॉस्ट। भाई डेप्रिसिएशन कितने पे चार्ज करेंगे हम, 10% ऑन कॉस्ट पर, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन पर आ जाए जनाब। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन पर आ जाएगा भाई। डेप्रिसिएशन में कितनी परसेंट है डेप्रिसिएशन की, 10%, और ये 10% किसके ऊपर है, कॉस्ट है। इसका मतलब हम देखते हैं ऊपर हमारे पास नॉन करंट एसेट कौन है, अच्छा जी, नॉन करंट एसेट कितने का हमारे पास, 146,000। इसका क्या करूंगा, 10% ले लूंगा ऐसे ही बच्चों, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो हमारे पास 146,000 10%,
आंसर कितना आ गया 14600। ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गया। तो भाई इसकी एंट्री क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 14600 से और एक्यूमुलेटिव क्रेडिट 14600 से। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, अब कोई खर्चा रह गया नहीं, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑलरेडी लिख चुकी, सारे खर्चे पूरे हो गए। चलो जी खत्म कहानी। क्या करें, जीपी हमारा आ गया था 125,100, ठीक है। अच्छा अब इस वाले सवाल में कोई सेलिंग नहीं था, कोई डिलीवर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर, सारा कुछ एडमन था। तो ठीक है, इन सारों को ऐड करो और यहाँ पे कर दो माइनस, करो माइनस में क्या आता आंसर। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 36,100। ये सारा कुछ अदर इनकम है हमारे पास कोई नो सर, नहीं है, एडमिन एक्सपेंस अदर इनकम नहीं है सर। नहीं है, बस अदर इनकम नहीं है। तो बस ठीक है, फाइनल एक्सपेंस निकलेगा और ये यहाँ पर आ गया हमारे पास, यहाँ पे आंसर अदर इनकम नहीं है, ठीक है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा वही हमारे पास यार नेट प्रॉफिट होगा ना, तो एक ही मरतबा लिख लो बस, यहीं पे कर लो। 1 2 3 4 5, पांचों को ऐड कर दो 90, यहाँ पर आ जाएगा 99,000 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा भाई 99,000 125,100 उसमें से माइनस कर दो 99,000, तो नेट प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 26,100। तो आंसर आ जाएगा 26,100, ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट। यहाँ तक बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अब चलते हैं इनकम स्टेट बैलेंस शीट में चलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो 26,100 को तो हम क्या करेंगे, कैपिटल के पास लिख लेंगे, यहाँ पर आ जाए, इसको तो सबसे पहले ट्रांसफर करें और जरा ये वैल्यूज उड़ा दें इधर। अच्छा इस वाले फॉर्मेट से समझ आ रही है, या फिर आप लोगों ने जब प्रैक्टिस करनी है ना तो ये वाला फॉर्मेट ओपन कर लीजिएगा, इस फॉर्मेट की ना तकरीबन कोई 10-20 कॉपीज करवा लीजिएगा, हर सवाल के ऊपर इसके ऊपर डायरेक्ट प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, क्योंकि आपको रट्टा तो मारना ही नहीं है, ठीक है। बल्कि याद करना है तो याद कर लो, कोई मसला नहीं है। R1 में तो जाके फिर आप लोगों को सारा कुछ ज़ुबानी लिखना पड़ेगा, याद कर लो बेहतर ही है, ठीक है। भाई नेट प्रॉफिट कितना आ गया, सबसे पहले ये लिखें 26,100, तो वो लिखते हैं 26,100, तो यहाँ पर आ जाएगा 26,100, ये नेट प्रॉफिट हमारे पास आ गया। अब यहाँ से एसेट लिखना स्टार्ट करते हैं। आइए जरा बच्चों एसेट्स पे आ जाए। एसेट में हमारे पास एक ही एसेट पड़ा हुआ है भाई, नॉन करंट एसेट कितना 146, और भाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है बच्चों, मुझे बताएं बैलेंस शीट में जो एसेट लिखते हैं कॉस्ट पे लिखते हैं WDV पे लिखते हैं, WDV पे लिखते हैं। तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और भाई इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भाई ये भी तो आइए 14600, ये भी तो इस 32,000 में 14600 ये भी तो ऐड होगी ना। यस सर। इसका मतलब कॉस्ट कितनी है 146,000। आ जाइए जरा। तो हमारे पास नॉन करंट एसेट में उसने कोई नॉन करंट एसेट का नाम बताया नहीं बताया, तो ठीक है वो एक ही चल रहा सारा सारा, तो बस टॉप पे लिख लेते हैं 14600 ऐसे। ये क्या आ गई, कॉस्ट आ गई, माइनस क्या करूंगा इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दो तरह की मेरे पास, एक 32,000 है और 32,000 में मैं ऐड कर दूंगा 14600 डेप्रिसिएशन, तो ये मेरे पास आ जाएगा। क्या आंसर आता है मेरे पास 99400। अच्छा इसके अलावा नॉन करंट एसेट में और कोई है भाई, और कोई भी नहीं है। अब करंट एसेट में आ जाए। करंट एसेट में हमारे पास भाई सबसे पहले इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है 16,500। सबसे पहले 16,500, भाई 16,500 हमारे पास क्या आ गई, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई।
16,500। उसके बाद डेटर रिसीवेबल है भाई, डेटर कितने हैं? ट्रेड रिसीवेबल भाई, ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं? 51,000। भाई 51,000 में से हमारे पास अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट कितना है? 4,000। ऐसे ही है, पर ये 4,000 हम यूज करने वाले याद रखना नहीं है भाई, ये नहीं यूज करना भाई। भाई ट्रेड रिसीवेबल 51,000 है, ये लिख लो सबसे पहले। ट्रेड रिसीवेबल 51,000, ये आगे ट्रेड रिसीवेबल माइनस क्या करूंगा इसमें से? अलाउंस। और क्लोजिंग अलाउंस के लिए हम क्या करते हैं भाई? अकाउंट पे चलते हैं भाई, अकाउंट पे आ जाए भाई, अलाउंस पर आ जाए भाई। अलाउंस में हमारे पास कितने क्लोजिंग अलाउंस है हमारे पास? सर अलाउंस की बैड डेट नहीं माइनस करते हैं अलाउंस की बजाय। क्या हुआ? सर अलाउंस की माइनस करेंगे सर। क्लोजिंग अलाउंस माइनस करना ना हमने। सर बैड डेट्स माइनस। क्लोजिंग अलाउंस कितना मेरे पास? 4500। जी सर। ठहर तो जा जरा यार, ठहर तो, टेंशन क्यों लेता है? टेंशन क्यों लेता है? हम जरा यहाँ पे तरतीब बना लेते हैं, टेंशन नॉट। भाई ट्रेड रिसीवेबल है ना, भाई एज पर ट्रायल बैलेंस, एज पर टीबी ट्रेड रिसीवेबल कितने टीबी के लिहाज से? 51,000। हमने सोचा था यार 51,000 लोगों से पैसे मिल जाएंगे, माइनस कर दूंगा बैड डेट्स। भाई 1200 लोगों से तो नहीं मिलने ना, जी सर। तो 1200 लोगों से नहीं मिलने, तो वो माइनस कर दिया। माइनस क्लोजिंग अलाउंस, क्लोजिंग अलाउंस कितना है? 4500। भाई 4500 लोगों से भी नहीं मिलने पैसे, तो इसका मतलब कितने लोगों से पैसे मिलने हैं? करें जरा आंसर करें। हाँ, 45,300। इसका मतलब ये बैलेंस शीट में हमारे पास जाएंगे नेट डेटर, जिनसे हमें पैसे मिलने हैं। क्योंकि ये जो 1200 डेटर हैं बच्चों, ये जो 1200 बैड डेट एक्सपेंस हुआ है, तो इसकी भी तो एंट्री करूंगा। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, डेटर क्रेडिट 1200 से 1200 से। बात समझे कि नहीं? अच्छा यहाँ पर आ जाए तो भाई ट्रेड रिसीवेबल कितना? 51,000। भाई माइनस इसमें से बैड डेट कर दिया कितना? 1200, और अलाउंस माइनस कर दिया 4500। आंसर कितना आया? 45,300। ठीक है, ये लिख लें। नॉर्मली अलाउंस होता है, बैड डेट बहुत कम आया करता है, तो हमने क्या किया, इसमें से बैड डेट माइनस किया, फिर अलाउंस माइनस किया। ठीक है जी, तो ये हमने कैलकुलेशन किया। अच्छा जी, और देखते हैं क्या हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास कोई एसेट है बच्चों? बच्चों कौन सा? वो प्रीपेड याद है आपको? प्रीपेड भी तो है हमारे पास, की है कि नहीं है? भाई प्रीपेड कितना आया था यहाँ पे? ये 700। भाई 700 हमारे पास एसेट था, और इस पर देखो हमने लिखा हुआ कि बैलेंस शीट में एज एन एसेट के तौर पर जाएगा। तो बस 700 क्या आ जाएगा? प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट 700। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ये प्री पेमेंट आ जाएगी, तो प्री पेड रेंट 700 आ जाएगा। अच्छा बच्चों, इसके अलावा हमारे पास बच्चों कोई और चीज़ हो? पैसा भी है हमारे पास 6200, कैश आ गया। कैश तो तकरीबन लाजमी होता है 6200। तो भाई टोटल हमारे पास आ जाएंगे करंट एसेट्स। भाई टोटल करंट एसेट कितने आते हैं? 68,700। इन दोनों को जमा करें तो टोटल हमारे पास आ जाएंगे एसेट्स। टोटल एसेट्स कितने आते हैं जी? 168,100। अच्छा, अब आ जाए इक्विटी और लायबिलिटी पर। इक्विटी और लायबिलिटी पर आ जाए जरा यार। इक्विटी लायबिलिटी कितनी है हमारे पास? भाई कैपिटल है, कैपिटल कितना है? 121,600। ऐसी है, तो ये कैपिटल मेरे पास आ गया 121,600। यहाँ पर आ जाए तो ओपनिंग कैपिटल आ गया
121,600। बात समझ आ रही है। और अगर समटाइम एग्जामिनर क्या कर दे, प्रॉफिट और क्लोजिंग कैपिटल दे दे, इसका मतलब है कि वो ड्राइंग्स कुछ ना कुछ बैलेंसिंग कैलकुलेट करवाना चाह रहा है आपसे। अगर वो क्लोजिंग कैपिटल दे दे तो डायरेक्ट क्लोजिंग कैपिटल ही लिखना है, ऐसा ना क्लोजिंग कैपिटल भी लिख दो और उन सबको ऐड करके क्लोजिंग कैपिटल का बेड़ागर कर दो, ठीक है नहीं। अच्छा खैर वो इस लेवल पे क्लोज रिवर्स कैलकुलेशन नहीं करवाएगा। खैर मैंने कुछ भी नहीं कहा। अच्छा ड्राइंग्स हैं यार, कितने की हैं भाई? 22,000। तो 22,000 ड्राइंग्स क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा। 22,000 ड्राइंग्स माइनस कर दूंगा भाई। ये टोटल मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गया भाई। क्लोजिंग कैपिटल कितना आता है मेरे पास? 125,700। गॉट इट भाई। नॉन करंट लाइबिलिटी देखो कोई है हमारे पास? नहीं है मेरे ख्याल से, कोई भी नहीं है। नॉन करंट लाइबिलिटी ऊपर तो लाइबिलिटी है ही कोई, नीचे नीचे रहना है भाई। नहीं है, नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है। तो नॉन करंट लाइबिलिटी निश्ता 0। करंट लाइबिलिटी भी आ जाए भाई। करंट लाइबिलिटी सबसे पहले कौन आ रहा है? ट्रेड पेबल, ये भी हो चुका। 42,000 ट्रेड पेबल 42,000। एनी अदर पेबल? 42,000 ये मेरे बच्चों क्या आ गया? पेबल आ गया। अच्छा भाई इसके अलावा कोई पेबल है ट्रायल बैलेंस में? भाई नहीं भाई। एडजस्टमेंट में नजर वाले कोई पेबल है? ये सबज वाला पेबल यार 400 का, ये 400 पेबल है ना भाई। इसकी एंट्री क्या की थी? 400 की। ये देखो ये पेबल ये पेबल ये पेबल ये पेबल पड़ा हुआ है 400। चीख चीख के कह रहा है आपको, दूर दूर से पुकार है आई एम पेबल। तो भाई ये क्या आ गया? प्रीपेड। ओ पेबल क्या था यार? नहीं नाम क्या था इसका एंट्री का? हाँ एक्सपेंस पेबल आ गया। तो किधर गया ये? एक्सपेंस पेबल आ गया। हीट एंड लाइट एक्सपेंस पेबल आ गया, ठीक है जी। अच्छा जी भाई कितना आ गया? 400 आ गया भाई। इसके अलावा और तो कोई नहीं मेरे ख्याल से, नहीं है। अच्छा जी टोटल करंट लाइबिलिटी कितने आ गई? डन। इन दोनों को ऐड कर लो तो 168,100 ही बनेगा शायद। 168,100 आ गया। तो ये हमारा सवाल हो गया कंप्लीट। डन बच्चों। इसमें से देख लो कोई चीज पूछनी है मेरे से पूछ लो। हाँ नहीं। तो ये बच्चों हम लोगों ने एग्जाम्पल 3 कर ली सॉल्व, ठीक है बच्चों। अब 2 एग्जाम्पल्स आप लोगों ने होमवर्क में हर हाल में करके आनी है। एग्जाम्पल नंबर 4। अच्छा इसमें सिर्फ आपसे रिक्वायर्ड क्या है भाई? रिक्वायर्ड ये एडिशनल इंफॉर्मेशन को ना आपने सिर्फ कंट्रोल करना है भाई। जैसे क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई भाई। क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 जगह पर जाएगी, एक कॉस्ट ऑफ सेल में माइनस हो जाएगी और एक भाई करंट एसेट में जाके ऐड हो जाएगी, बैलेंस शीट में चल जाएगी ना। इस तरह से आपने डबल एंट्री कर लेनी है। जैसे कि बी वाली मैं बता देता हूँ, देयर आर अक्रूड वेज एंड सैलरीज, सही है। तो भाई अगर इसकी मैं डबल एंट्री करूं, वो कितना अच्छा बंदा है यार, वो कह रहा है अक्रूड वेजेस हैं। तो भाई अक्रूड वेजेस पेएबल होता है ना, इसका मतलब वेजेड एंड सैलरी एक्सपेंस डेबिट 8 लाख से, और अक्रूड वेजेस एंड सैलरीज जो कि पेएबल होता है क्रेडिट, तो भाई 8 लाख से। अब होगा क्या भाई, ये वाला जो 8 लाख है ये तो वेल डन, ये तो करंट लाइबिलिटी में चलेगा। यहाँ पे ऐसे लिख लिया करो एंट्री के साथ साथ, ताकि पता हो कि यार इसने वहां जाना है। और जब आप बैलेंस शीट बनाने लगो तो एंट्री तो देख लो भाई किसने कहाँ जाना है, और तुम कहाँ जाओगे, तुम इनकम स्टेटमेंट में जाओगे। अब मुझे पता है जनरल एंट्री आ गई, अगर तो ट्रायल बैलेंस में वेजेज एंड सैलरी पड़ा हुआ है, इसका मतलब वो पेड होगा, एक्सपेंस इतना हुआ है। अब फिर देखना इनकम स्टेटमेंट में एक्चुअल खर्चा कितना हुआ होगा। बात समझ आई? नहीं समझ आई? इसका मतलब आपको इनकम स्टेटमेंट आइटम कहां से मिला करेगी, हमेशा टी अकाउंट से। भाई ये बी मिल गया। अब देखो वेजेज एंड सैलरीज कहां पर लिखा हुआ है,
भाई ये लिखा हुआ है भाई, आपने इसके आगे ऐसे करके क्या लिख देना है, बी, और लिख देना है तुम तो पेड हो, तुम तो ओ कैश पेड हो, बल्कि तुम इधर लिखेंगे तुम तो कैश पेड हो। हमने 61,800 कैश पे कर दिया, Yes, sir. ऐसे है भाई 8 लाख पे करने थे, ये पेएबल है वो, तो इतना कुछ पड़ा हुआ हमारे पास अभी। ये क्लोजिंग पेएबल है, ये क्या क्लोजिंग पेएबल है, इसका मतलब 61,800 पेड है और भाई 8 लाख फर्दर पेएबल है, तो भाई खर्चा कितना होगा, इसको दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे, अकाउंट बना दूं, No, sir. बन जाएगा भाई इस तरह। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो कौन है, प्री पेड है, यानी कि ये एसेट बनेगा, ये क्या बनेगा, एसेट बनेगा, क्लोजिंग प्रीपेड है। फिर क्या गया, द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी एडजस्टेड 2% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, भाई 2% ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग अलाउंस आ जाएगा, ये वाला ऐसे वाला ऐसे वाला ऐसे वाला ये आ जाएगा भाई, ये क्लोजिंग अलाउंस है, ये क्लोजिंग अलाउंस है। ये कैसे आएगा भाई, डेटर का 2% ले लेना आपको, और कौन से डेटर का भाई, बैड डेट माइनस करने के बाद वाले डेटर्स का, क्लोजिंग डेटर्स का लेना। ओके बच्चों बाकी हो सकते हैं। अच्छा ये तो हो गया एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5 पर आ जाए। अच्छा ये सोल्यूशन अवेलेबल है, ज़ियारत हस्बे तफीक ज़ियारत कर लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 4 डन बच्चों। अब आ जाती है कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 4। ओके उसके बाद आपने करना है ये कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 4 करनी है, वो जर्नल एग्जाम्पल की कंप्रीहेंसिव है, ठीक है। तो इसमें भी आपने ए से लेके एफ तक ये एडजस्टमेंट है, इसको करना है। ये दो सवाल काफी है कि एक और दे दूं? दो काफी है। ये अगर ये 2 सवाल ना किए ना तो भाई हम कल वाली क्लास ही कैंसिल कर देंगे, फिर उससे अगली क्लास भी कैंसिल कर देंगे, सारी क्लासें कैंसिल कर देंगे। ये 2 सवाल होंगे तो आगे फिर सवाल मेरे होने हैं, बात समझ आ रही है। तो हर हाल में 2 सवाल बच्चों होने चाहिए। मैं कुछ करवाऊं इसमें से? कर लोगे? पक्की बात है, ठीक है। जहां पे मसला मसाइल है सोल्यूशन देख लीजिएगा, फिर भी समझना है तो मुझसे राब्ता कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, इसको लाजमी से देख कर आइएगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।